हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम आपके लिए क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी साइंस 6th क्लास के लिए स्टडी कर रहे थे। आज हम इसका आगे पार्ट करेंगे 9th पार्ट, और लेसन नंबर 2 जैसे आपको पता ही ऑलरेडी हम कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लेसन नंबर 2 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस से 6th क्लास के लिए हम स्टडी कर रहे थे। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हमने अभी तक जो देखा, हमने प्लांट्स के बारे में डाइवर्सिटी स्टडी की, उसके बाद हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी पे पहुंच गए थे, है ना बच्चों। तो हमने अलग अलग तरह के जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको डिटेल में देखा है, ठीक है बच्चे। उनके हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं, और हम करते करते यहाँ पे 27 नंबर पेज पे पहुँच गई थी। हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट अलग अलग तरह के तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को किसी भी जहाँ पे वो रह रहे हैं, हैबिटेट है उनका, उनके आधार पर हम उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक तो तरीका उसमें ये होगा कि उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाले ग्रुप जो है एनिमल्स के और प्लांट के, ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब वो धरती पर रह रहे हैं। एंड दोज दैट लिव इन वाटर, और दूसरे वाले वाटर में, इसको हम एक्वेटिक भी बोल देते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यही बात हमने पहले दोहराई बच्चे को, जो धरती पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोल देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। इनमें से कुछ उदाहरणें हैं जो बताती हैं कि ये टेरेस्ट्रियल है, जैसे फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड और माउंटेन्स। हम पहुंच गए बच्चे 28 पेज पे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहना चाहते हैं, लिव करते हैं, उनको हम बोलते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट है उनका। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। इनके कुछ उदाहरणें हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स की, पॉन्ड्स, lakes, rivers and oceans. Some animals such as frogs can live in water as well as on land. कुछ ऐसे भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो दोनों पे रह लेते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब वो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। उनकी एक उदाहरण उन्होंने दे रखी है, फ्रॉग, ठीक है बच्चे। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर हम इन प्लांट और एनिमल के किसी भी रहने की जगह को डैमेज कर दें, ख़राब कर दें, नुकसान पहुंचा दें उनको। What would happen if a goat does not get grass? क्या होगा अगर किसी गोट को, बकरी को हम ग्रास ना दें, खाने के लिए घास ना दें, टू ईट। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या एक मछली पानी के बिना रह सकती है? तो बच्चों देखो, जो अगर हम ऐसा करेंगे, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुँचाएंगे, उन मछली को पानी के बिना रहने के लिए मजबूर करेंगे, तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट दीज थिंग्स। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेवर टू नो अबाउट द प्लांट्स। अब हमने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करनी है कि प्लांट्स और जो भी हैं, वर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनी अदर एनिमल हैं, दे यूज टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। कि उनके ज़माने में, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, जब वो बचपन में थे, जवानी में थे, या आपके पेरेंट्स के टाइम में, उनके जो भी वर्ड्स थे, इंसेक्ट थे, मतलब फ्रीक्वेंटली दिख जाते थे। जैसे अलग अलग तरह के पक्षी हैं बच्चों, वो आज से बहुत कम दिख रहे हैं ना। तो उनके ज़माने में वो बहुत नॉर्मल दिखते थे, मतलब उनके घरों में भी आ जाते थे वो पक्षी वगैरह, है ना, सारे। वो ये आम सी बात थी कि ये इनकी जो मतलब नंबर थे ना पक्षियों के, एनिमल्स के, बहुत ज़्यादा थी। तो यही बात हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के करनी है, ठीक है बच्चे। यूज टू सी फ्रीक्वेंटली, मतलब वो कैसे आम ही दिखते रहते थे कि
उनकी गिनती ज़्यादा थी तो बच्चों वो दिखते थे इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन के दिनों में, बट डू नॉट सी एज ऑफ नाउ, परंतु अब उनकी गिनती कम हो गई है तो वो अब आसानी से नहीं दिख पा रहे हैं। दीज चेंजेस फ्रॉम ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट आर डैमेज्ड, तो ये कैसे होता है, उनकी गिनती कैसे कम हुई, क्योंकि उनके हैबिटेट डैमेज हो गए हैं, उनके रहने की जगह को नुकसान पहुँचाया गया है। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, ऐसा करने से उनके होम्स का नुकसान हुआ है, फूड भी उनका मतलब खाने को नहीं मिल रहा है, एंड अदर रिसोर्स, और जो भी उनको ज़रूरी और रिसोर्स हैं उनकी कमी हो गई है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो गया है। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर चीता, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है बच्चों बंगाल टाइगर की, ठीक है, जिसको चीता भी बोला जाता है, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो एक और एनिमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया, डिक्लाइन मतलब उनकी गिनती में कमी हो गई है, उनकी मतलब वो कम हो गए हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, उनके जो भी रहने की कुदरती जगह थी उनका भी नुकसान हुआ है इस वजह से। कास्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये कैसे हुआ, ये मनुष्य की एक्टिविटी के द्वारा हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए, इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स, उनके कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973, इनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम बताया गया प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट था, तो ये वाला प्रोजेक्ट था, ये 1973 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, मतलब उनकी शुरुआत की थी कि इसकी डिक्लाइन हो रही पॉपुलेशन को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ऑफ द बंगाल टाइगर। कौन सा टाइगर बच्चों, बंगाल टाइगर, ये इसमें तस्वीर में भी दिखाया गया, देखो बंगाल टाइगर, ये इसको चीता बोलते हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, ठीक है बच्चों। The cheetah reintroduction project was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah, और एक चीता को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये 2022 में चलाया गया था। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो पक्षी दिखाया गया बच्चों, इसके जो भी रहने की जगह थी नेचुरल, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स कि इसके अंदर किसी भी तरह की क्रॉसिंग कुछ भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं। इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो ये कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के स्टेट्स में है ऐसा, ठीक है बच्चे। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेट ग्रुप्स, एक इस जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए हैं प्रोजेक्ट, इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट मतलब आम लोगों ने चला रखे थे, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं अभी। सेक्रेट ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे भी कुछ मतलब जंगली एरिया हैं जहाँ पे फॉरेस्ट में पैचेस हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड उनको घोषित किया गया है, ठीक है बच्चे, उसके कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करी जाएगी। देयर साइजेस वेरी फ्रॉम क्यूट स्मॉल टू वेरी लार्ज, इनका साइज अलग अलग हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। सेक्रेट ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, ये सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं ना जो सारे इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी तरह के पक्षी जानवरों और पक्षियों और एनिमल्स का रहने की जगह है, इंक्लूडिंग नंबर्स मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें कई दवाइयों वाले प्लांट्स भी हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दिस ग्रुप्स, जहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को मतलब हार्म पहुंचाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता, नॉट अलाउड टू हार्म एनी एनिमल, और कोई भी पेड़ वगैरह को कट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, इन दीज ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया, और किसी भी तरह की और भी कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं करने देने की इजाज़त है। दिस वे सीक्रेट ग्रुप्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रीज, इस वजह से जिनको कम्युनिटी जो है ना प्रोटेक्टेड ट्रेजर है वो बायोडाइवर्सिटी का, मतलब ये आम लोगों ने स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट थे, ठीक है बच्चे। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेट ग्रुप्स इन योर रीजन, अपने क्षेत्र में जो भी सेक्रेट कोई ग्रुप है ना उसके बारे में आपने सर्च करनी है, ठीक है।
फाइंड आउट करना है। ये देखो बच्चे, ये एक तस्वीर भी दिखाई गई यहाँ पे, ये ऐसे होते हैं सेक्रेट ग्रुप्स, मतलब ये एक तरह का फॉरेस्ट एरिया ही होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट लाइन में पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट एरिया ही होता है, एक थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो ही मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर ऑफ प्लांट टू प्लांट इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमें भी इस बायोडाइवर्सिटी की यकीनी बनाना चाहिए कि हमें इस प्लांट की रक्षा करनी है बच्चों, जहाँ पे जो भी लाइफ है उसको बचा के रखना है। हेल्पिंग प्लांट एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव, उसको जीने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जो भी कुछ करना है उसकी हेल्प करनी चाहिए प्लांट और एनिमल की, ठीक है बच्चे। और इसके साथ ही बच्चे जो हमारा ये सेकंड लेसन था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है बच्चे, ये हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो ना तो मुझको आप कमेंट वगैरह में कर सकते हो, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चे, ठीक है, ताकि हम आगे से इसको और बेहतर बना सकें। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम जो भी कोई लेसन होगा ना इसका, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एडेप्टेशन, मोनोकॉट प्लांट, एनालिसिस, हेवियंस, पैरेलल वेनेशन, कंपेयर, एक्वेटिक, रेटिकुलेट वेनेशन, क्रिएट, बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेट ग्रुप, एक्सप्लोर, ये आपने सारे ही इसमें लेसन में आपने पढ़े हैं बच्चों। इसको अपने ध्यानपूर्वक इसके वर्ड मीनिंग और जो भी है इसके मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इनकी, ये आपने ध्यानपूर्वक करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, हम अगली बार देखेंगे कि कोई और नया चैप्टर लेके आएँ। धन्यवाद।